नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। पहली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और एनसीपी समेत विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत के बाद 6 घंटे की निर्धारित चर्चा को बढ़ाकर 8 घंटे करने पर सहमति बनी है। रिजिजू ने सदन में कहा कि यदि विपक्ष को और समय चाहिए तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि स्पीकर ने भी चर्चा का समय 1 घंटा और बढ़ाने पर सहमति जताई है। रिजिजू ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक पर 10 घंटे तक चर्चा कराने के लिए भी तैयार है, ताकि सभी दल अपनी बात विस्तार से रख सकें। मैं सदन में कहता हूं, वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है। एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार आप बता दें कितने घंटे की बात करना चाहते हैं? नहीं, इसलिए मैंने क्रमवार बोला। पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला। 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज का संशोधन एक तरह से देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए इस सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। बता दें कि उन्होंने कहा कि यह बिल जिसे कल पेश किया गया था, असल में पहले के बिल पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में एक संशोधन है, जिसे भी इसी सरकार ने पेश किया था। और न सिर्फ पेश किया था, बल्कि यह शायद आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला बिल था। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। Speaker sir, this bill which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of the रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों ने सदन को बंधक बना लिया है और उन्हें छात्रों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़ा मामला सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की है, परीक्षाएं कराई और परिणाम घोषित कराए ताकि किसी भी छात्र का साल बर्बाद न हो। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि सरकार परीक्षा सुधारों के लिए नया कानून और फास्ट ट्रैक व्यवस्था लागू कर रही है तथा छात्रों से किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं। वहीं बिहार बंद के दौरान पुलिस फायरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई की है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन में कुछ गैर छात्र तत्व शामिल होकर हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी सरकार ने लोगों की मांग के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए। देखिए, ये राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, ये या अन्य विपक्षी दल हो, जो सदन को हाईजैक कर लिया है। अब ये क्यों किया? इनको कोई संवेदना है नहीं बच्चों के साथ। जिस समय प्रधानमंत्री जी पहली बार जब 3 मई को जो भी पेपर लिखा, जो भी आया, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत एग्जाम लिया, रिजल्ट निकाला। किसी का
वर्ष नहीं बर्बाद हुआ, और उसके बाद कानून नया ला रहे हैं, उसके बाद फास्ट ट्रैक बना रहे हैं, और जो घटना घटी, जो छात्रों के प्रतिनिधि के साथ वादा किया, उसको हमने पूरा किया। छात्रों ने इनसे पूछा नहीं, छात्रों ने इनको अपना प्रतिनिधि बनाया नहीं। जिस समय घटना घटी थी पहली बार, अब प्रधानमंत्री जब बच्चों के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे थे, ये विदेश घूम रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। फतेहपुर जिले में बुधवन इंटर कॉलेज की ऑडिट रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का वरिष्ठ लेखा परीक्षक एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि कॉलेज प्रबंधन का आरोप है कि निर्माण की ऑडिट रिपोर्ट लगाने के एवज में पहले 1.80 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, बाद में 20,000 रुपए कम कर 1.60 लाख रुपए करने की बात कही गई। आरोपी बीते एक माह में 2 बार जांच के बहाने कॉलेज पहुंचा था। नगर के चौड़ाखेर मोहल्ला निवासी एवं कॉलेज प्रबंधक रीता सिंह के पुत्र अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मां का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ऑडिट संबंधित बातचीत उन्होंने की वरिष्ठ लेखा परीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह से की थी। बता दें कि आरोप है कि ऑडिट रिपोर्ट लगाने के लिए पहले 1.80 लाख रुपए मांगे गए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिकंदरपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पड़ोसी ने 5 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी टॉफी और नमकीन का लालच देकर मासूम को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम सिकंदरपुर निवासी आरोपी शोभित ने घर के बाहर खेल रही 5 वर्षीय मासूम बच्ची को टॉफी और नमकीन देने के बहाने अपने पास बुलाया। इसके बाद वह बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिजन पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। देखिए, आज शाम 5 बजे हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि थाना शिवराजपुर के सिकंदरपुर गांव में किसी 5 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत काम हो रहा है। इस सूचना पे हमारे थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वहां पे सूचनाकर्ता पूनम ने बताया कि उनकी 5 साल की बेटी रियांशी को पड़ोस में रहने वाला शोभित कमल जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, वो बिस्कुट और नमकीन देने के बहाने अपने घर में ले गया और वहाँ पे उसके साथ गलत काम किया। अभी हमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है और सम्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज शाम 5 बजे हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि रुक करते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बारिश के चलते 11 मूर्ति रोड, जनपथ, दरियागंज और भारत मंडपम के आसपास समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। बता दें कि कई सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और यातायात प्रभावित हुआ। दफ्तर और अन्य कार्यों के लिए निकले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि प्रशासन जल भराव वाले इलाकों से पानी निकालने और यातायात को सामान्य बनाने में जुटी हुई है। वहीं बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों से आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने और जल भराव वाले मार्गों पर सावधानी बरतने की अपील की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महोबा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। कबरई पहरा रोड स्थित रेलवे अंडर ब्रिज में भरे पानी के बीच स्कूली बच्चों से भरा ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि हादसे में एक छात्र घायल हो गया है। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों और ग्रामीणों ने अंडर ब्रिज के अंदर ही जाम लगा दिया, जिससे कि करीब 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बता दें कि
ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते पिछले कई दिनों से अंडरब्रिज में जल भराव की समस्या बनी हुई है। उनका कहना है कि बारिश के बाद यह रास्ता खतरनाक हो जाता है और सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ती है। पुलिस के समझाने और जल्द समाधान के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी जल निकासी व्यवस्था और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर रिक्शा पलट गया है, बच्चे स्कूल जा रहे थे तो ये पानी भरा हुआ है, आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो गया है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि पानी यहाँ से खाली किया जाए, जिसकी जिम्मेदारी है उसको सख्त आदेश दिया जाए कि पानी यहाँ से खाली किया जाए। और कौन सा मार्ग है ये? कौशाम्बी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल 23 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि मामला मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के नारा गांव का है। जानकारी के मुताबिक युवक के साथ मारपीट के बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं और मामले की जांच की जा रही है। कल सुबह थाना मंजनपुर पर आवेदिका पार्वती देवी ने आके बताया कि उनके जेठ लालचंद्र सोनकर जो ग्राम नरा के रहने वाले हैं, ये नरा मोड़ पर अपनी बाइक ठीक करवाने गए थे। वहां पर गांव के ही 2 व्यक्ति जिनके नाम वीरेंद्र एवं मनोज सोनकर है, इन लोगों द्वारा इनके जेठ के साथ मारपीट की गई है। ये जब थाने आई थी तो इनको चिट्ठी मजरूरी देते हुए पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भेजकर इनका इलाज शुरू करवाया गया था। आज सुबह पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर डॉक्टर से बातचीत की गई है तथा जो परिजन है उनसे बातचीत की गई है और इसमें मुकदमे में सुसंगत धाराएं तरमीम करते हुए पुलिस द्वारा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। नागपुर के MIDC हिंगना थाना क्षेत्र के अमरनगर में पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। एक युवक ने तलवार से एक ही परिवार के 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 35 वर्षीय संगीता चौधरी की मौत हो गई, जबकि वनिता ढाक और उनके पति धम्मपाल ढाक गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी रोशन नीलकंठ तरफ पहले पीड़ित परिवार के यहां किराएदार था और मकान खाली कराने को लेकर विवाद के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। अभी हम नागपुर के हिंगना MIDC क्षेत्र के अमरनगर क्षेत्र में खड़े हैं। ठीक 2 घंटा पहले यहाँ पर एक परिवार पे हमला किया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूंकि एक महिला है जिसकी उम्र 30 से 35 के आसपास बताई जा रही है, जिसका नाम संगीता चौधरी है, उसकी मौत हो चुकी है। और ये जो हमला है ये इन्हीं के पुराने जो किराएदार है उसने कुछ सूत्रों के अनुसार जो पुरानी रंजिशों को भुनाते हुए उसने 2 घंटे पहले पूरे परिवार पे हमला किया, जिससे पूरे परिसर में दहशत का माहौल निर्माण हो गया। चूंकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच MIDC पुलिस कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ ठीक मेरे पीछे यही वो घर है जहां पर पूरे परिवार पर प्राणघातक हमला किया गया है। 2 की हालत जो है वो चिंताजनक बताई जा रही है और एक की मौत हो गई है। आगे की जांच जारी है। इंडिया डेली लाइव नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। अभी हम बढ़ती अगली खबर की ओर। बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनी सड़क सोमवार को बरेली कॉलेज गेट के पास फिर धंस गई। सीवर लाइन चौक होने के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक बैठ गया, जिससे कि वहां गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि घटना के समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही नगर निगम के जलकल विभाग, निर्माण विभाग और स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल बैरिकेडिंग कर क्षेत्र को सुरक्षित किया और मरम्मत कार्य शुरू कराया।
यह पहली घटना नहीं है। इसी स्थान पर पहले भी सीवर लाइन चौक होने के कारण सड़क धंस चुकी है। पिछली बार भी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन समस्या दोबारा सामने आ गई है। सड़क के बार बार धंसने से निर्माण गुणवत्ता और सीवर नेटवर्क की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक स्कूल के क्लासरूम में बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना अलीगंज क्षेत्र के राजगुरु ओरिएंटल स्कूल की बताई जा रही है। बता दी कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के एक कमरे में बुजुर्ग व्यक्ति का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक स्कूल में समोसे और नमकीन बेचने का काम करता था। वह स्कूल परिसर में ही अपना सामान रखता था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में आस्था का बड़ा केंद्र परिक्रमा मार्ग इन दिनों बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जहां अमावस्या और रोजाना परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं, वहीं मार्ग पर जगह जगह बने गड्ढे और उखड़ी सड़कें भक्तों की परेशानी बढ़ा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत नंगे पैर चलने वाले श्रद्धालुओं और कनक दंडवत करने वाले भक्तों को हो रही है। पत्थरों और गड्ढों से भरे रास्ते पर चलना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बता दें कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय ने भी परिक्रमा मार्ग की स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रशासन से जल्द सुधार की मांग की है। देखिए, चित्रकूट का परिक्रमा मार्ग मैंने कल ही परिक्रमा की है और परिक्रमा मार्ग में जगह जगह खुदाई है, जगह जगह नालियों का काम चल रहा है। इतनी बुरी स्थिति है कि जो लोग आप जो पैदल चलकर लगाते हैं परिक्रमा, वो तो बेचारे इधर उधर से बचकर निकल जाते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और वो लेट कर परिक्रमा लगाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली में पैदल चलकर भी परिक्रमा लगाना इस समय वहाँ पर मुश्किल है। पूरी परिक्रमा मार्ग खुदा पड़ा है। जब यहाँ कोई बड़ा नेता, मंत्री, मिनिस्टर आते हैं तो यहाँ का प्रशासन उनके लिए सभी सुविधाएं कर देता है। जहाँ खराब है वहाँ पर्दे लग जाएंगे, जहाँ गड्ढे हैं वहाँ रेड कारपेट बिछ जाएगा। लेकिन जो आम जनमानस है उनके लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है और मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि जिस प्रकार ये 2-3 साल से कार्य चल रहा है और बरसात में तो और बुरी स्थिति है, इसको तत्काल पूरा कर ख़त्म करें, अन्यथा। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीलीभीत के आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आवेदनकर्ताओं का आरोप है कि लाइसेंस बनवाने के नाम पर दलालों का नेटवर्क सक्रिय है और सरकारी शुल्क से कई गुना अधिक रकम वसूली जा रही है। कुछ अभ्यर्थियों का दावा है कि पैसे न देने पर उन्हें ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर दिया जाता है, जबकि रकम देने वालों का काम आसानी से हो जाता है। आरोप यह भी है कि यह पूरा खेल कथित तौर पर कर्मचारियों और दलालों की मिलीभगत से चल रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि यदि आरोप सही है तो परिवहन विभाग इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है और कथित अनियमितताओं पर कब तक रोक लगती है। मैं निखिल वर्मा अपने पूरे होशो आवास में यह बताना चाह रहा हूँ कि मतलब आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो इन्होंने क्या ना कहा। आपने डीएल बनवाया? जी। कार का बनवाया? जी। कितने रुपए आपको खर्च हुए? हमारे तो वैसे तो वहाँ पे जहाँ से ऑनलाइन कराया उन्होंने 2200 रुपये लिए थे, यहाँ पे 8,500 रुपये के लिए बोला। ट्रैक पे? जी। अच्छा, आप गाड़ी चला लेते हैं? जी। चला लेने के बाद भी 8,500 रुपये आपसे लिए गए? जी, मांग रहे थे, दिए नहीं तो हमें फाइल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने कांवड़ मार्गों पर विशेष अभियान शुरू किया है। पूरे मार्ग को 6 अलग अलग रूटों में बांटकर विशेष टीमों की तैनाती की गई है।
जो ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट, ठेलों और फल विक्रेताओं की लगातार जांच कर रही है। विभाग ने साफ कर दिया है कि मिलावटखोरी, ओवर रेटिंग और खराब खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों पर फूड लाइसेंस, रेट लिस्ट और QR कोड अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं को शिकायत के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप की सुविधा भी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को साफ सुथरा और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। कांवड़ यात्रा को लेकर के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से इस समय 6 टीमों का गठन किया गया है और 6 रूट पर पूरे जनपद के को 6 रूट में डिवाइड किया गया है। उसमें सब पे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। इस समय सारे खाद्य प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित करने हेतु उसको चस्पा कर दिया गया है। साथ में रेट लिस्ट भी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई असमानता की कोई दिक्कत ना आए। कांवड़ यात्रा को लेकर के बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिरडी में फुटपाथ विक्रेताओं के मुद्दे पर पूर्व सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने अहम बैठक की है। बता दें कि हाल ही में हुई एक महिला की हत्या के बाद कानून व्यवस्था और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए फुटपाथ विक्रेताओं से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विक्रेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर डॉक्टर विखे ने भरोसा दिलाया कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मामले में कोई भी निर्णय स्थानीय ग्रामीणों और सभी संबंधित पक्षों को विश्वास में लेकर ही लिया जाएगा। डॉक्टर विखे ने स्पष्ट किया कि गांव वालों से चर्चा के बाद नया नियमन तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने सभी पक्षों के समन्वय से जल्द सकारात्मक समाधान निकालने का भरोसा भी जताया। काही विकास कामं मतदारसंघामध्ये सुरू आहेत। सावळी खुर्दमध्ये जनावरांचं मेडिकल कॉलेज असेल, त्यानंतर MIDC मध्ये होणारा ITI कॉलेज, टाटा कन्सल्टन्सीचं वर्कशॉप, रस्ते, अशा अनेक प्रश्नांवर सकाळपासून दौरा आपण लावलेला होता। हे सगळे प्रकल्प पुढच्या 1 वर्षामध्ये कसे पूर्ण होतील या दृष्टिकोनातून आपला प्रयत्न राहिलेला आहे। सावळीचं जनावरांचं मेडिकल कॉलेज पुढच्या 1 वर्षामध्ये संपेल आणि नवी बॅच ॲडमिशनला येईल। तिथेही जवळपास आपल्या परिसरातले 200-300 मुलं रोजगाराच्या संधीच्या माध्यमातून लागतील। आपण MIDC मध्ये मला सांगायला आनंद होतो की जवळपास या पुढच्या 10 दिवसामध्ये 85% प्लॉट हे वाटप झालेला असणारे वेगळ्या वेगळ्या उद्योजकांना। तिथले रस्ते आणि तिथल्या बाकीचा विकासाचा आढावा घेण्यात आला। साधारण नोव्हेंबर ते डिसेंबर पर्यंत तिथलं सगळं पाण्याची व्यवस्था, लाईटची व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनल प्लंबिंग हे शिरडी में 28 से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए दर्शन, आवास, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवहन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। संस्थान ने लाखों श्रद्धालुओं को निमंत्रण भेजे हैं, जबकि समाधि मंदिर को आकर्षक विद्युत सज्जा और देशी विदेशी फूलों से भव्य रूप दिया जाएगा। बता दें कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न राज्यों से आने वाली पालकियों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बस सेवा, चिकित्सा केंद्र, एम्बुलेंस, प्रसाद वितरण और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साईं बाबा संस्थान के CEO गोरच गाडीलकर ने बताया कि महोत्सव को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था की तरफ से इस साल 28 जुलाई से 30 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। 28 जुलाई से इस उत्सव की शुरुआत होगी। कक्कड़ आरती के बाद बाबा की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। द्वारका माई में जो है अखंड साई चरित्र पारायण शुरू होगा। 29 जुलाई जो है उत्सव का मुख्य दिन है। इस दिन जो है बहुत भक्त जो है बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, तो भक्तों का दर्शन जो है अच्छी तरह से होना चाहिए। इसलिए 29 जुलाई मुख्य दिन को जो है वो मंदिर जो है वो रात दिन भक्तों के दर्शन के लिए फिलहाल के लिए बस उतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।